हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेज ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज के वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013। तो ये जो वीडियो है इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी हु इज हैविंग बिजनेस लॉ एज पार्ट ऑफ देयर सिलेबस। सीए, सीएस, सीएमए, कोई भी और लॉ रिलेटेड अगर आप एग्जाम्स दे रहे हो जहां पर बिजनेस लॉ आपके सिलेबस के एग्जाम के सिलेबस का पार्ट है, सो दिस वीडियो इज फॉर यू. So today we are discussing something very important about the Companies Act and very interesting. Something that you have heard about the Companies Act repeatedly. बार बार जो भी conversations, जो भी discussions हमने अभी तक किया है Companies Act के बारे में, उसमें आपने इसका नाम बार बार सुना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. तो आज जानते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या और ये क्या क्या पर्पस सर्व करते हैं कंपनी को चलाने में, कंपनी के बिजनेस में. ओके, सो फर्स्ट वी विल गो विद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? तो इसको हम कंपनी का पिलर कहते हैं, फाउंडेशन कहते हैं, या अगर मैं आपको बहुत लीगली समझाऊं तो इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी कह सकते हैं. ये चार्टर ऑफ द कंपनी है. चार्टर क्यों कहते हैं? यूएन का चार्टर होता है. कोई भी जो बॉडी है, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका एक चार्टर होता है, उसका एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये लिखा होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया गया है, किस ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाया गया है, और उन ऑब्जेक्टिव्स को ये ऑर्गेनाइजेशन किन किन तरह के कामों को करके पूरा कर सकता है. मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के राइट्स, लाइबिलिटीज और पावर्स प्लस ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने के लिए राइट, लाइबिलिटीज और पावर्स की जरूरत है. ये सारी चीजें या फंक्शंस कह सकते हैं हम, ये सारी चीजें उस चार्टर में, उस डॉक्यूमेंट में मेंशन होती हैं. तो उसी तरीके से जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो उस कंपनी का चार्टर है, जहां पर ये बताया जाता है कि कंपनी लीगली इनफ क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, किस ऑब्जेक्टिव से, किस गोल्स को पूरा करने के लिए इस कंपनी को स्टैब्लिश किया जा रहा है. ओके, तो अभी आगे हम देखेंगे कि कैसे मेमोरेंडम में जो लिखा है उसके बाहर अगर कंपनी कुछ करने की कोशिश करता है, कोई सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट भी बनाता है जो कि मेमोरेंडम में जो लिखा है उसके खिलाफ है, उसके अगेंस्ट है, उससे अलग है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाता है. ओके, तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना चाहिए. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिससे ये पता चलता है कि कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या है, पावर्स क्या है, राइट्स क्या क्या है. तो यही हो गया पर्पस भी मेमोरेंडम का, जो मैंने अभी आपको समझाया कि मेमोरेंडम क्या करता है. कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को बताता है, उसके स्कोप ऑफ ऑपरेशन को बताता है कि उसके बिजनेस कहाँ तक जा सकता है, क्या क्या वो कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है. शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और अदर पार्टीज को कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से ही मिलता है. अब आपको ये याद होना चाहिए पिछले वीडियो से कि मेमोरेंडम क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट है. पब्लिक डॉक्यूमेंट कैसे है? क्योंकि इसको फाइल किया गया है जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाया जा रहा था, उस टाइम पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास. अब जब ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में फाइल किया जा रहा था तो वहीं पर हमने देखा था कि जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल किए जाते हैं फॉर इनकॉर्पोरेशन, उनको जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा कंपनी का वहां पर रखना होता है, और वो रजिस्ट्रार के पास भी अवेलेबल होगा. तो कोई भी पर्सन जो कंपनी के साथ में किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है, किसी भी तरह का कोई बिजनेस रिलेशनशिप करना चाहता है, वहां पर सबसे पहले उस पर्सन को, थर्ड पर्सन को, कंपनी के बारे में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पढ़ना चाहिए, जिससे उसे पता चले कि कंपनी क्या क्या करने का पावर रखता है और किस तरह की चीजें कंपनी नहीं कर सकती है. इसके बाद आता है अल्ट्रा वायरस का डॉक्ट्रिन. अल्ट्रा वायरस क्या है? जो मैंने आपको बताया, ऐसा कोई भी काम कंपनी करता है जो कि उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा हुआ, वो सब कुछ अल्ट्रा वायरस हो जाता है. अल्ट्रा वायरस मतलब समथिंग दैट इज नॉट परमिटेड, समथिंग दैट इज नॉट अलाउड, समथिंग बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट कोई भी एक्ट, कोई भी डिसीजन, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो उसको हम अल्ट्रा वायरस कहते हैं. अल्ट्रा वायरस ऐसे भी एक लीगल कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसके बाहर जाकर, या कॉन्स्टिट्यूशन जो बोल रहा है उसका ठीक उल्टा कोई भी गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले सकती. गवर्नमेंट का कोई अगर वैसा
कंडक्ट है, कोई वैसा डिसीजन है, कोई वैसा लॉ बनाया गया है, तो वो अल्ट्रा वायस द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये सेम डॉक्ट्रिन यहाँ पर कंपनीज में भी अप्लाई होता है। कोई भी एक्ट beyond the scope of the memorandum of association is considered ultra vires and it is void. अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात कहाँ की गई है कंपनीज एक्ट में, तो ये बताया गया सेक्शन 4 में। और सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट ये भी कहता है कि जो टेबल्स दिए गए ABCDE शेड्यूल 1 में, उनको ही फॉर्म करके या उस फॉर्मेट को फॉलो करके जितनी भी कंपनीज हैं वो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाएंगे। अभी ये कैसा फॉर्मेट है और कैसा दिखता है वो भी देखेंगे हम आगे। टेबल 1 फॉर्म बताता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। टेबल बी बताता है वैसे कंपनी का लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल सी बताता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल। टेबल डी फॉर्मेट बताता है अनलिमिटेड कंपनी के लिए। टेबल ई फॉर्मेट बताता है अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। तो ऑल काइंड्स ऑफ कंपनी जो है उनका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, किस फॉर्मेट में किस इंफॉर्मेशन को फिल करके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाना है, ये भी कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। फिर आता है क्या क्या कंटेंट होते हैं, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है जिसको लिखना मैंडेटरी है मेमोरेंडम में अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। वो है नेम क्लॉज, नेम क्या रखना चाहते हैं कंपनी का, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा उसका क्लॉज, ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे कंपनी के, लाइबिलिटी कैसी होगी, कैपिटल कैसा होगा, और डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर्स। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है ऑल काइंड्स ऑफ मेमोरेंडम में, अभी जो हमने टेबल A to E देखा उनमें ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको कॉमन मिलेंगे ऑलमोस्ट। सिग्नेचर एंड विटनेस मेमोरेंडम जो है उसको एटलीस्ट 7 पर्सन को साइन करना चाहिए, 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड 1 इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। ठीक है। और कैसे साइन किया जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस, किसी विटनेस के सामने, किसी आदमी जो कोई पर्सन मौजूद हो उसके सामने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो मिलकर कंपनी बना रहे हैं, जो फॉर्मेशन में हमने बात की है कंपनी की, उसमें उनका सारे के सारे जितने भी मेंबर्स हैं सबका सिग्नेचर होना चाहिए। अब साइन कौन कर सकता है, तो कंपनी थ्रू इट्स एजेंट कैन सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम। ठीक है, कंपनी भी साइन कर सकता है, माइनर्स नहीं साइन कर सकते हैं। माइनर्स एंड देयर गार्डियन सब्सक्राइबिंग ऑन देयर बिहाफ आर डीम्ड टू हैव सब्सक्राइब पर्सनली। तो माइनर्स जो है वो कंपनी में सब्सक्राइबर्स नहीं बन सकते हैं। उनके गार्जियन अगर माइनर्स के बिहाफ में सब्सक्राइबर बनना चाहते हैं तो लाइबिलिटी गार्डियंस की पर्सनल लाइबिलिटी होगी, माइनर्स कहीं से भी लाइबल नहीं होंगे। और ये सारे जो भी क्लॉजेस अभी हमने देखा पॉइंट नंबर 1 to 8 वो सब बिल्कुल मैंडेटरी है, उसको कोई भी कंपनी वो सारे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना अवॉइड नहीं कर सकता है, और अगर करता है तो कंपनी का जो पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा वही वॉइड हो जाएगा। और जो हमने देखा है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में फ्रॉड करने की वजह से या गलत स्टेटमेंट डालने की वजह से, गलत इंफॉर्मेशन की वजह से जो पनिशमेंट है वो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। एडिशनल प्रोविजंस मेमोरेंडम में कंटेन अदर प्रोविजंस। तो मेमोरेंडम में और भी बहुत सारे प्रोविजंस है, जैसा मैंने आपको बताया टेबल A से E डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में बताता है। तो ये कुछ जनरल इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जो हर तरह के कंपनीज के लिए मैंडेटरी हैं। उसके साथ में और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी को डालना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट गिवन इन द कंपनीज एक्ट। तो यहाँ स्क्रीन पर आप शेड्यूल 1 से टेबल ए देख सकते हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, उसका मेमोरेंडम कैसा होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लॉज 1 to 8 है, ये क्लॉज नंबर 8 है, ये क्लॉज नंबर 1 है। नेम है, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस है, ऑब्जेक्ट्स है, मैटर्स विच आर नेसेसरी फॉर फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, we the several person whose names and addresses are subscribed are decision of being formed into a company। ये स्टेटमेंट की वो सारे लोग मिलकर एक कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं। फिर उन सबका नाम, सारे सिग्नेचर सब्सक्राइबर्स का सिग्नेचर, उनका नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, सब कुछ, नॉमिनी का नाम। ठीक है, सब्सक्राइबर्स के जो भी नॉमिनीज हैं या फिर 1 पर्सन कंपनी के केस में जो सोल मेंबर है उसका जो नॉमिनी है उसका नाम एंड डिटेल सब कुछ, और डे, डेट, फिर नीचे। और ये जो सिग्नेचर है ये किसके प्रेजेंस में करना है, वो विटनेस के प्रेजेंस में करना है। नाउ दिस इज एक्चुअल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर इन्फोसिस, सो यू कैन पॉज द वीडियो और फिर आप उसको जूम करके पढ़ सकते हो इफ यू फील लाइक।
अब जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने बात की डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस की, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन रिलेशन टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली कंप्लीटली डिफाइंड और इसके जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं वो कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं मिलेंगे, बट इसको जुडिशियली प्रोवाइड किया गया है, मतलब केसेस के थ्रू इसको पूरी तरीके से डिफाइन किया गया है और बनाया गया है। सो अल्ट्रावायरस मीन एक्टिंग बियॉन्ड वन लीगल पावर। जैसे कि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट का लीगल पावर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, तो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर दिया गया उससे कुछ अलग करती है, उसके कुछ उलट करती है, तो वो वॉइड हो जाता है। So same thing applies for the company. In context of company law, it refers to acts or contracts that exceed the powers granted to the company under the memorandum of association. The object stated in a company's memorandum can only be departed from within the limits permitted by the law. अब कब उसको चेंज किया जा सकता है, जो ऑब्जेक्ट्स है उसको चेंज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, कब किया जा सकता है, वो कौन डिसाइड कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट डिसाइड कर सकता है। तो जो भी एक्ट जो कंपनी का पावर है अंडर द मेमोरेंडम उसके बियॉन्ड है, उसके स्कोप के बियॉन्ड है, तो वो वॉइड होता है और उसको पूरा नहीं किया जा सकता। इवन दो कंपनी के डायरेक्टर्स तैयार हों, शेयर होल्डर्स तैयार हों, बट फिर भी अगर वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं है या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसको मना करता है, तो कंपनी का कोई भी पर्सन वैसा डिसीजन नहीं ले सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है। कंपनीज फंड्स कैन नॉट बी यूज फॉर अनऑथराइज पर्पसेस। जो ऑब्जेक्ट है कंपनी का सिर्फ उसको ही पूरा करने के लिए कंपनी के फंड्स को यूज किया जा सकता है। ट्रेडिंग नहीं कर सकता है कंपनी वैसे एक्टिविटीज में जो कि मेमोरेंडम में प्रोहिबिटेड हो। अब कोई अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है कंपनी ने जो कि अल्ट्रा वायरस है, तो उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, वो हमेशा ही वॉइड होगा। शेयर होल्डर्स भी उसको मिलकर रेटिफाई नहीं कर सकते, ये मैंने आपको अभी बताया कि जब तक वो मेंशन नहीं हो ऑब्जेक्ट क्लॉज में इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तब तक वो वॉइड है। तो शेयर होल्डर्स उसको चाहे भी तो रेटिफाई भी नहीं कर सकते हैं। कैसे चेंज लाया जा सकता है ऑब्जेक्ट क्लॉज में? ओनली थ्रू द वेज गिवन इन द कंपनीज एक्ट। ओके, सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस आया कहाँ से? तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस को डिस्कस किया गया पहली बार एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रीश 1875 में। ओके, नॉट एन इंडियन केस, प्लीज कीप इट इन माइंड। और इस केस में क्या होता है, कंपनी का जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, मतलब मेमोरेंडम में जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है वो क्या इंक्लूड करता है? रेलवे कैरेजेस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग एंड ट्रेडिंग। ठीक है, ये सारे काम करना कंपनी को अलाउड था। कंपनी ने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया इनटू अ रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, लेटर रेटिफाइड बाय शेयर होल्डर्स, मतलब कंपनी के बिहाफ में डायरेक्टर ने एक थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट बनाया। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट बनाया? रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन का, जो कि डायरेक्टर को और बाकी शेयर होल्डर्स को पता था कि ये अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहीं पर भी रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन की बात नहीं करता है, बट फिर भी उन लोगों ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया कंपनी के बिहाफ पे। और फिर बाद में शेयर होल्डर्स ने क्या कहा कि हाँ ठीक है, मेमोरेंडम में नहीं लिखा हुआ है तो क्या हुआ, हम लोग इसका परमिशन देते हैं, हम लोग इसको रेटिफाई करते हैं। अब ये कोर्ट में गया ये केस, तो कोर्ट ने कहा कि रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन जो है वो नल एंड वॉइड है एज इट एक्सीडेड द कंपनीज मेन बिजनेस। जो कंपनी का मेन बिजनेस है रेलवे कैरेजेस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग और ट्रेडिंग, इसमें रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन कहीं पर भी नहीं आता है। तो ये जो रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड होगा बिकॉज ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अगर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस को समराइज करें तो एक्ट लीगल है लेकिन मेमोरेंडम उसको ऑथराइज नहीं करता, मेमोरेंडम उसका परमिशन नहीं देता है, तो वो अल्ट्रा वायरस द कंपनी हो जाता है और वो वॉइड हो जाता है। अल्ट्रा वायरस एक्ट को शेयर होल्डर्स भी रेटिफाई नहीं कर सकते हैं खुद, मतलब एक मीटिंग करके डिसीजन लेके ये नहीं कह सकते कि हाँ इसको हम वैलिडेशन देते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। अल्ट्रा वायरस एक्ट्स जो है acts ultra virus directors but within the company powers can be ratified। डायरेक्टर के पास पावर नहीं है वैसा डिसीजन लेने का, लेकिन कंपनी के स्कोप में है। मतलब कंपनी का जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है मेमोरेंडम में
वो परमिशन देता है वैसे काम को करने का, लेकिन डायरेक्टर, जिस डायरेक्टर ने लेट्स से वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसके पास वो पावर नहीं है वो डिसीजन लेने का। तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके रेटिफाई कर सकते हैं। So if an act is ultra vires the articles, it can be ratified by altering the articles through a special resolution at a general meeting. एक्ट अगर अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल्स है, अभी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हम पढ़ेंगे, तो आर्टिकल अगर आर्टिकल्स के बियॉन्ड है तो आर्टिकल्स को अमेंड किया जा सकता है जनरल मीटिंग में, लेकिन मेमोरेंडम को ऐसे इजीली अमेंड नहीं किया जा सकता है। तो ये जो डॉक्ट्रिन बनाया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि वाइल प्रोटेक्टिंग शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स, द डॉक्ट्रिन कैन हिंडर कंपनीज ग्रोथ एंड चेंज इन एक्टिविटीज। अब इसकी वजह से कंपनी अपने बिजनेस को तुरंत तुरंत और बार बार चेंज नहीं कर सकती है, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज करने का प्रोसेस आर्टिकल को चेंज करने जितना इजी नहीं है। इसीलिए जब तक मेमोरेंडम किसी चीज की अथॉरिटी नहीं देता है, तब तक कंपनी उस तरह के बिजनेसेस में उस तरह के एक्शंस या डिसीजंस को नहीं ले सकती है। तो कंपनी के ग्रोथ को ये लिमिट करता है। मेमोरेंडम के बाद वी कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है? तो ये इंटरनल रेगुलेशंस का फ्रेमवर्क है। मतलब अगर हम लोग मेमोरेंडम को कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, तो हम आर्टिकल को रूल्स समझ सकते हैं, इंटरनली कंपनी कैसे फंक्शन करेगी। ठीक है, ब्रॉड प्रिंसिपल्स है अगर मेमोरेंडम, तो आर्टिकल वो छोटे छोटे रूल्स हैं जो ये बताता है कि कंपनी का बिजनेस किस तरीके से चलेगा, कंपनी का डे टू डे मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाएगा। दे डिफाइन ड्यूटीज, राइट्स एंड पावर्स ऑफ गवर्निंग बॉडी एंड एस्टैब्लिश प्रोसीजर्स फॉर कंडक्टिंग बिजनेस। ओके, अब किस सेक्शन के अंदर है ये? तो ये आता है सेक्शन 5 के अंदर। आर्टिकल्स के बारे में मेंशन किया गया है कंपनीज एक्ट में सेक्शन 5 में। प्रोविजंस क्या है? आर्टिकल्स में इंक्लूड प्रोविजंस फॉर इंट्रेंचमेंट, इंश्योरिंग स्पेसिफिक प्रोविजंस कैन बी ऑल्टर्ड अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशंस और प्रोसीजर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को जो शेयर होल्डर्स हैं वो मिल के चेंज कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तो उसको अमेंड कर सकते हैं, लेकिन मेमोरेंडम को अमेंड करने का प्रोसीजर ईजी नहीं होता है। शेयर होल्डर्स एक जनरल मीटिंग करके उसको अमेंड नहीं कर सकते हैं। अब हर तरीके के कंपनी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैसे बनाना चाहिए, तो वो भी शेड्यूल 1 में ही दिया हुआ है, जहां पर हमने फॉर्मेट देखा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। तो उसके नीचे ही अगर आप स्क्रोल करोगे या पेजेस आप खोल कर देखोगे कंपनीज एक्ट के, तो टेबल F से आपको मिलेगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट, और उसी प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में ही, जिस तरीके के कंपनी के लिए जो फॉर्मेट दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाकर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में फाइल करना होता है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर। और इसलिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। मेमोरेंडम से ये डिफरेंट कैसे है? तो मेमोरेंडम डिफाइंस कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स एंड रिलेशनशिप विद द आउटसाइड वर्ल्ड, while articles regulate internal management and govern the relationship between the company and its members। ठीक है, तो मेमोरेंडम ये प्रोवाइड करता है कि कंपनी क्या कर सकता है और नहीं कर सकता है ब्रॉडली, लेकिन आर्टिकल क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है कि कंपनी और उसको चलाने वाले जो उसके मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जा सकता है, कंपनी को कैसे गवर्न करना है, बिजनेसेस को कैसे मैनेज करना है। नेक्स्ट इज ऑल्टरेशन। मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन जो है वो कुछ उसके प्रोसीजर्स हैं, और आर्टिकल्स कैन बी ऑल्टर्ड बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आर्टिकल का कोई पार्ट चेंज किया जा सकता है, लेकिन वैसे एक मीटिंग करके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज नहीं किया जा सकता है। उसका जो पूरा प्रोसीजर कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो जो एक्ट्स मेमोरेंडम के अगेंस्ट होते हैं उनको हमने देखा कि उसको हम अल्ट्रा वायरस कहते हैं और वो वॉइड होते हैं, लेकिन एक्ट्स जो आर्टिकल्स के अगेंस्ट होते हैं, उसके स्कोप के बियॉन्ड होते हैं, उनको स्पेशल रेजोल्यूशन में शेयर होल्डर्स रेटिफाई कर सकते हैं। और लेकिन वो तभी तक पॉसिबल है जब तक वो मेमोरेंडम के स्कोप के बियॉन्ड ना हो। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं मेंशन किया हुआ है, लेकिन उसको मना मेमोरेंडम अगर नहीं करता है तो वैसे एक्ट्स के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करके उसमें जो भी करना है वो प्रोविजन डाला जा सकता है।
तो ये एक फॉर्मेट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, काफ़ी डिटेल्ड है, ये काफ़ी लंबा है। अभी इसमें और भी बहुत सारे प्रोविजन है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 1 खोल के टेबल एफ से आप देख सकते हो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन से इंफॉर्मेशन जो है वो मैंडेटरी है, कौन कौन से क्लॉजेस होने चाहिए। ये इन्फोसिस कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ये भी आपको ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इट विल गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग कि ओरिजिनल रियलिटी में कैसे बनाया जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और क्या क्या उसमें कंटेंट्स किस तरीके से, फॉर्मेट भी आप देख सकते हो कंपनीज एक्ट में, और उसके हिसाब से आप इस ओरिजिनल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को मैच कर सकते हो कि कौन कौन से इंफॉर्मेशन को किस तरीके से लिखा जाता है। अब जिस तरीके से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, उसी तरीके से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है? This doctrine acts as an exception to constructive notice. It allows outsider to assume that internal formalities have been followed if an act is authorized by articles or memorandum. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है पहले कि आर्टिकल और मेमोरेंडम क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। उनको पब्लिक डॉक्यूमेंट क्यों बनाया गया है? उसको रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना और रजिस्ट्रार के पास फाइल करना क्यों मैंडेटरी बनाया गया है? ताकि कोई भी बाहरी पर्सन जो कंपनी का मेंबर नहीं है, शेयर होल्डर्स नहीं है, डायरेक्टर्स नहीं है, किसी भी तरीके से कंपनी से रिलेटेड नहीं है, वो कंपनी के साथ में किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, तो उसको कंपनी के बारे में कैसे पता चलेगा, कंपनी क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, वो उसको लीगली और वैलिड इंफॉर्मेशन कहाँ से पता चलेगा? तो वो इंफॉर्मेशन पता चलता है लोगों को थ्रू आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम। ठीक है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये कहता है कि अगर कंपनी कोई भी डिसीजन ले रहा है, ठीक है, जिसके बारे में उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम में मेंशन नहीं है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है थर्ड पार्टी से जिसके बारे में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम में लिखा हुआ नहीं है, तो थर्ड पार्टी क्या समझेगा कि ऑब्वियसली कंपनी ऑथराइज होगा, कंपनी के पास पावर है उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाने का, तभी वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये कहता है। अब कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है इन रिलेशन टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब है कि सेक्शन 399 ऑफ कंपनीज एक्ट में इलेक्ट्रॉनिकली सारे कंपनीज के, जैसे कि मैंने आपको दिखाया इन्फोसिस का मेमोरेंडम और आर्टिकल आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, तो आप उस आर्टिकल या मेमोरेंडम को एक्सेस कर सकते हो इजीली। कोई भी पर्सन जो कंपनी के साथ में किसी भी तरीके से डील करना चाहता है, वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकता है। अब उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने का ये मतलब है, या वो अवेलेबल है इसका ये मतलब है कि जो डॉक्यूमेंट का कंटेंट्स है, मतलब कंपनी क्या क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, वो सारी चीजें एक पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के पहले, जो भी पर्सन कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है उसे वो पता है। इसी चीज को कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहते हैं। इंफॉर्मेशन पब्लिक में अवेलेबल है, इसलिए ये प्रिज्यूम किया जाता है कि कोई भी पर्सन जो कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है वो पब्लिकली अवेलेबल जो इंफॉर्मेशन है अबाउट द कंपनी उसके बारे में जान समझकर ही कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। ठीक है। अब इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आता है, जो कि ये प्रिज्यूम करता है कि ये थर्ड पार्टी क्या सोचेगा। थर्ड पार्टी ये सोच रहा है कि मैंने जब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लिया तो मुझे कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता चल गया, और जो कॉन्ट्रैक्ट मैं बना रहा हूं कंपनी के साथ वो करने के लिए जो कंपनी है वो ऑथराइज है। थर्ड पार्टी कभी भी ये नहीं सोचेगा कि कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है वो जानबूझकर फ्रॉड करके या किसी प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए बना रहा है। ठीक है, उसके पास स्कोप नहीं है, ऑथराइजेशन नहीं है उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, फिर भी बना रहा है। ओके, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को अप्लाई करने के पहले डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एप्लीकेशन जरूरी है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है ये आया था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कन के केस में। यहां पर क्या हुआ था, टर्कन एक्टिंग एज लिक्विडेटर ऑफ एन इनसॉल्वेंट कंपनी कंटेस्टेड द वैलिडिटी ऑफ बॉन्ड इशूड टू द रॉयल ब्रिटिश बैंक। टर्कन एक ऑफिशियल लिक्विडेटर था एक इंसॉल्वेंट कंपनी के लिए, और उसने एक बॉन्ड जो कंपनी ने, ये इंसॉल्वेंट कंपनी ने इशू किया था रॉयल ब्रिटिश बैंक को, उसके वैलिडिटी को चैलेंज किया। ही आर्ग्यूड दैट बॉन्ड एक्सीडेड द बोरिंग पावर्स ऑफ द डायरेक्टर्स एज आउटलाइंड इन द कंपनीज रजिस्टर्ड डीड ऑफ सेटलमेंट। तो ये टर्कन का कहना था कि ये इंसॉल्वेंट कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, इन लोगों ने बॉन्ड पे
जो बोरिंग पावर्स था, जो बोरिंग पावर्स कंपनी का जो आर्टिकल्स अलाउ करता था, उससे एक्सीड करके, उससे बाहर जाके डायरेक्टर्स ने बोरोइंग किया था बॉन्ड के ऊपर। अब यहां पर कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? कोर्ट ने जजमेंट दिया इन फेवर ऑफ रॉयल ब्रिटिश बैंक. इट हेल्ड दैट द बॉन्ड वाज वैलिड, अलाउइंग द बैंक टू enforce its terms. The doctrine of Indore management protected the bank and it could assume that all necessary formalities for issuing the bond was observed. तो इस जजमेंट का क्या मतलब है? इस जजमेंट का मतलब है कि डिस्पाइट द लिमिटेशन ऑन डायरेक्टर बोरोइंग पावर्स, ठीक है, डायरेक्टर के बोरोइंग पावर के ऊपर लिमिटेशन था कि वो इतना तक ही बोरो कर सकता है, लेकिन जब बैंक ने पैसे दिए थे कंपनी को, उसके कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ने के बाद, तो बैंक क्या सोचेगा? बैंक सोचेगा कि ये जो भी बोरोइंग पावर के बारे में अगर मेंशन नहीं है आर्टिकल और मेमोरेंडम में, तो इसका क्या मतलब है कि डायरेक्टर्स के पास बोरोइंग पावर्स है, और इसीलिए ब्रिटिश रॉयल ब्रिटिश बैंक ने बॉन्ड्स को इशू कर दिया इन फेवर ऑफ द कंपनी, द इंसॉल्वेंट कंपनी। तो यहाँ पर कैसे, जब स्कोप नहीं है डायरेक्टर के पास या ऑथराइजेशन नहीं है इतनी बार बोरोइंग का, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे वो वैलिड है? ये वैलिड है बाय डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई किया और ये कहा कि एक बाहर वाले को कैसे पता हो सकता है कि इंटरनली कंपनी ने डायरेक्टर्स के लिए बोरोइंग पावर पे क्या अपर लिमिट लगाया है? बाहर वाले को वही पता होगा जो आपके आर्टिकल और मेमोरेंडम में लिखा है, और आर्टिकल और मेमोरेंडम में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि डायरेक्टर्स इतने रुपीस तक ही बोरो कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं बोरो कर सकते हैं। तो जो भी इंटरनल डिसीजंस है कंपनी का, वो थर्ड पार्टी को पता नहीं हो सकता है, एक आउटसाइडर को पता नहीं हो सकता है, जब तक कि उसको इन किसी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं किया हो कंपनी ने. So therefore, even though the directors may have exceeded their authority, the bank was entitled to rely on the apparent authority of the directors and enforce the bond. इसीलिए जो इंसॉल्वेंट कंपनी है वो लायबल है कि जितना पैसा उसने बैंक से बोरो किया है उतने पैसे वो बैंक को लौटाए. तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है वो थर्ड पार्टीज को सेव करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द इनवैलिड एक्ट्स ऑफ द कंपनी. अब कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है वो थर्ड पार्टी को सेव नहीं कर सकता है. अगर कंपनी ने गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही हो जाएगा और थर्ड पार्टी को डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यूज करके उसको सेव नहीं किया जा सकता है. तो पहला है एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज. द रूल डजंट प्रोटेक्ट व्हेन द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी हैज नोटिस ऑफ इरेगुलरिटीज. जो पर्सन थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है कंपनी के साथ, उसको अगर पता था कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ प्रोसीजरल इधर उधर हो रहा है, और उसके बाद भी उसने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो वैसे केस में जब कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सेबल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, तो वो थर्ड पार्टी ये क्लेम नहीं कर सकता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की वजह से मुझे पता नहीं है कि इंटरनल क्या डिसीजंस थे कंपनी के और मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाना चाहिए. इसका एग्जाम्पल है हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. In this case, the directors of Patent Ivory Company issued debentures without obtaining the necessary assent from a general meeting. कंपनी के डायरेक्टर्स ने डिबेंचर्स इशू कर दिया और जनरल मीटिंग में परमिशन भी नहीं लिया था शेयर होल्डर्स और मेंबर्स से, एज रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये कहता था कि डिबेंचर्स इशू करने के लिए जनरल मीटिंग में परमिशन लेने की जरूरत है डायरेक्टर्स को. तो कोर्ट ने क्या कहा कि डिबेंचर्स इशू वाज इनवैलिड. क्यों? क्योंकि डायरेक्टर शुड हैव नोन अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ जनरल मीटिंग असेंट. डिस्पाइट द लैक ऑफ एक्सप्लिसिट नोटिस, द डायरेक्टर्स वर डीम्ड टू हैव कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ द इरेगुलरिटी, thus nullifying their defense. तो डायरेक्टर्स का या जो थर्ड पार्टी था उसका ये कहना था कि उसे क्या पता कि डायरेक्टर्स के पास इशू पावर है या नहीं इशू करने का, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि थर्ड पार्टी को ऑलरेडी नॉलेज था कि ये जो डिबेंचर्स इशू किया गया है वो पावर के बिना किया गया है. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वैसे मेंशन नहीं करता है और फिर भी डायरेक्टर्स डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी था जिसके साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है वो इनवैलिड है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की वजह से इन्फोर्स नहीं करवा सकता. सेकेंड इंसिडेंट जहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं अप्लाई किया जाता है, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी. नेग्लिजेंट बिहेवियर और सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस निगेट प्रोटेक्शन. इसका मतलब है कि जहां थर्ड पार्टी के पास ये ऑप्शन था कि वो सही गलत पता कर सके कंपनी के बारे में और उसने इग्नोर किया, जानबूझकर अवॉइड किया,
सही इंफॉर्मेशन पता करना, तो वहां पर वो प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं ले सकता है। इसका एग्जाम्पल है आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशॉ एंड कंपनी। यहाँ पर क्या हुआ था कि एक अकाउंटेंट ने कंपनी के प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया टू अ थर्ड पार्टी। अब अकाउंटेंट क्या कंपनी के प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है? ये तो बहुत कॉमन नॉलेज होना चाहिए ना, या फिर जो पर्सन अकाउंटेंट से कंपनी के प्रॉपर्टी को खरीद रहा है उसको ये समझ में आना चाहिए कि एक अकाउंटेंट के पास कंपनी के प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का राइट्स नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो आनंद बिहारी लाल थे उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे नेग्लिजेंटली ट्रांसफर को एक्सेप्ट भी कर लिया और प्रॉपर्टी खरीद लिया कंपनी से। तो यहाँ पर ऑब्वियस बात है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, क्योंकि अकाउंटेंट के पास अथॉरिटी नहीं होता है कंपनी के प्रॉपर्टी को बेचने का। तो सेम कोर्ट ने भी यही कहा कि ट्रांसफर जो है वो वॉइड होगा, क्योंकि अकाउंटेंट के पास अथॉरिटी नहीं था कंपनी की प्रॉपर्टी को बेचने का। और आनंद बिहारी ने जो अज्यूम कर लिया, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया कि अकाउंटेंट कैसे कंपनी के प्रॉपर्टी को बेच सकता है, या ऐसा कुछ लिखा हुआ भी नहीं है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम में, तो आनंद बिहारी को प्रॉपर इंक्वायरी करनी चाहिए था और आनंद बिहारी ने नहीं किया, इसलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को अप्लाई करके इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। थर्ड सिचुएशन जहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होता है वो है फॉर्जरी का सिचुएशन, जहां पे फॉर्जरी किया गया है, मतलब गलत डॉक्यूमेंट्स, इलीगली डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर किया गया है या साइन किया गया है, तो वो वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लगा के उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं बनाया जा सकता है। इसका एग्जांपल है रूबन वर्सेस ग्रेट फिंगॉल कंसोलिडेटेड। इस केस में शेयर सर्टिफिकेट इशू किया गया था ग्रेट फिंगॉल कंसोलिडेटेड के सील के अंदर स्टैंप लगाकर, बट द सिग्नेचर ऑफ द डायरेक्टर्स ऑन द सर्टिफिकेट वाज फॉर्ज्ड बाय कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी ने क्या किया? कंपनी सेक्रेटरी ने डायरेक्टर्स के सिग्नेचर को वहां पर शेयर सर्टिफिकेट पे कर दिया। तो डायरेक्टर ही शेयर सर्टिफिकेट पे साइन करता था, कर सकता था, लेकिन किसने किया? कंपनी सेक्रेटरी ने डायरेक्टर्स का जाली सिग्नेचर कर दिया, जिसको हम फॉर्जरी कहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट ने कहा कि जो शेयर सर्टिफिकेट है वो वॉइड ही रहेगा, क्योंकि ये फॉर्जरी करके बनाया गया है और यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई करके थर्ड पार्टी खुद को प्रोटेक्ट नहीं करवा सकता है। तो जहां पर भी फॉर्जरी है वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट से उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। जो एक्ट गलत है, इलीगल है, आप ऑब्वियसली उसको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इन्फोर्स या वैलिड नहीं बना सकते हो। So both of these doctrines, doctrine of indoor management and antivirus, and the concept of memorandum of association of an article of association, both of these are very important from all kinds of exam point of view. ओके, तो आई होप आज का जो क्लास था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो यू कैन गो थ्रू द प्रोसीजर, जो कि आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस को पूछना है। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सो दैट मेनी पीपल कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।